Morning, student. We are starting statics, which is most important branch of mathematics. First of all, we are starting statics. Introduction of statics. Statics is a branch of mathematics which deals with collection, organization, analysis, and interpretation of data. स्टैटिक्स मैथ की एक ऐसी ब्रांच है जो कलेक्शन ऑफ डाटा और उसके एनालिसिस और उसके इंटरप्रिटेशन को डील करता है। स्टैटिक्स मेनली एनालाइज करता है फैक्ट को, डाटा को, इंफॉर्मेशन को और फिगर्स को अपने स्टैटिकल मेथड्स की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो हमको कोई डाटा कलेक्शन करना पड़ेगा, फिर उस डाटा को हम क्या है एनालाइज करेंगे। तो एनालाइज करने से पहले हमें उस डाटा को क्लासिफाई करना है, चाहे हम टेबुलेशन फॉर्म में करें, चाहे हम उसको डिफरेंट ग्राफ के फॉर्म में करें और फिर हम उसके थ्रू ग्राफ्स और टेबल्स की हेल्प से उसको एनालाइज करके हम ये बताते हैं कि उससे हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिकेशन करते हैं हम रीजनिंग के लिए, फ्यूचर के लिए और हम प्रेडिकेशन का एस्टिमेशन करते हैं। भारतीय मैथमेटिशियनों की अगर बात करें तो 2 मैथमेटिशियन हैं, पीके बोस और प्रोफेसर सीआर राव। जो स्टैटिक्स में जिनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वेशन रहा है। स्टैटिक्स हेल्प प्रेडिकेशन एंड एस्टिमेशन। मैं यही बता रहा था आपको कि स्टैटिक्स किस में हेल्प करता है? प्रेडिकेशन करने में और एस्टिमेट्स करने में और डाटा को। तो अगर हम कोई भी डाटा लेते हैं, सबसे पहले हमें कोई भी रिसर्च करनी है, तो हमें क्या करना होगा? रिसर्च के लिए हमें एक डाटा कलेक्ट करना होगा और वो जो डाटा है हमारा, उसको हम कलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? उसको एक प्रॉपर पैटर्न में, एक प्रॉपर सिस्टमैटिकल पैटर्न में हमें उसको अरेंज करना होता है। तो द वर्ड ऑफ स्टैटिकल इज यूज्ड इन टू मीनिंग। तो फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा सिस्टमैटिकली एंड प्रेजेंटिंग द डाटा न्यूमेरिकली फॉर्म में एंड न्यूमेरिकल डाटा से हम क्या निकालते हैं? कोई कंक्लूजन निकालते हैं जिसके बेस पर हम क्या करते हैं? कोई भी प्रेडिकेशन करते हैं, ठीक है? लाइक यहाँ पर एक एग्जांपल है कि कुछ ईयर्स में कितना हमारा बर्थ हुआ है पॉपुलेशन का और कितना डेथ हुआ है। उसके बेहाफ पर ये एक ग्राफ बनाया हुआ है। अब इस ग्राफ को सबसे पहले देखना आपको समझना है कि देखिए ये ब्लू वाला जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमको स्केल में लिखना होता है सबसे पहले। कि ब्लू वाला हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बर्थ को। एंड जो हमारा ये एम्प्टी जो ब्लैक वाला है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डेथ के नंबरिंग को, नंबरिंग ऑफ डेथ को। तो नंबर ऑफ बर्थ और नंबर ऑफ डेथ को, अब ये क्या है कि क्या 10 हुई हैं, 20 हुई हैं, यहाँ पर एक स्केल है, इसके बेस पर आप क्या समझेंगे कि क्या 10 डेथ हुई है या बर्थ हुए हैं या 20 इस तरह से। नहीं, ये जो 10, 20, 30, 40, 50 है, ये भी किस में है हमारा? थाउजेंड में। इट मीन्स हम इसको 10, 20 और 30, 50 नहीं पढ़ के हम इसको क्या स्टडी करेंगे बेटा कि 10,000, 20,000 इस फॉर्म में हमने इसको समझना है, ठीक है? लाइक जैसे अब आप समझ ही गए होंगे कि 1951 में जो हमारा क्या हुआ है, ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाला क्या कहाँ तक है इसकी अप्रोच? अप्रॉक्स 40 तक। तो 40 तक इसकी अप्रोच है, इट मीन्स हमारे जो 1951 में जो बर्थ हुए थे वो 40,000 बच्चों के हुए थे। और अगर वहीं पर एस्टिमेट हम इसका जो है डाटा जो हमें मिला है उसके बेस पर हम एक जो कलेक्शन किया है उसके बेस पे जो ग्राफ बना है उसको अगर हम एनालाइज करें कि 1951 में जो हमारे डेथ हुई है वो लगभग 30,000 के अप्रॉक्स हुई है। तो इस प्रकार सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट यही है कि आपने कोई डाटा अगर आपको मिला हुआ है उसका या कोई ग्राफ मिला हुआ है, टेबुलेशन फॉर्म में वो डाटा मिला हुआ है। इंडिविजुअल फॉर्म में डाटा को स्टडी करना और एनालाइज़ करना ईज़ी है। बट अगर कोई डाटा हमें किसके फॉर्म में मिला हुआ है, ग्राफ के फॉर्म में मिला हुआ है, तो उसको कैसे एनालाइज़ किया जाता है, उसको कैसे स्टडी किया जाता है, उसको कैसे अंडरस्टैंड किया जाता है, सबसे पहले आपको यही समझना है। आई होप कि अब आपको ग्राफ को कैसे स्टडी किया जाता है, उसके स्केल्स को कैसे रीडिंग की जाती है या स्केल्स को ध्यान कैसे रखा जाता है, ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम और न्यूमेरिकल्स पे भी इस पे बात करेंगे। पहले हम थोड़ा-सा इस इन्फॉर्मेशन को आपको और नोट्स को और आपको एक्सप्लेन करते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएँगी। ठीक है? तो अब इसमें से क्या होता है कि जैसे अभी यहाँ पर मुझे आपको ये चीज़ समझाना है कि मान लो ये ग्राफ है, तो जब आप 9th क्लास में होते हैं, 8th क्लास में होते हैं, तो डायरेक्टली इनसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कि डज़ द फिगर शो द बर्थ रेट इन कंसिस्टेंटली डिक्लाइनिंग?
तो हमको क्या करना होता है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन हमको मिलता है, उसके बिहाफ़ उ उसके जो आंसर हैं वो किसके बिहाफ़ पे देने होते हैं हमें? ग्राफ़ के बिहाफ़ पे देने होते हैं, ठीक है? तो 9th-8th तक का जो हमारा सिलेबस होता है उसमें स्टैटिक्स को हम केवल ग्राफ़ कैसे रिप्रेज़ेंट करना है, ग्राफ़ का हमें कैसे एनालाइज़ करना है, ग्राफ़ से हमें जो डाटा मिला है उसको कैसे एनालाइज़ करना है और उसके बिहाफ़ पर हम क्या कन्क्लूज़न निकालें, क्या क्वेश्चन्स के आंसर हम वहाँ से जो है दे सकते हैं, ये सब समझते हैं। और 10th क्लास में जब हम आते हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि हमको स्टडी करना होता है सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा में सभी नाम सुने होते हैं कि हमें क्या फाइंड करना होता है, मीन, मीडियन, मोड। तो वो हम अभी आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल अभी हम जो बात करने जा रहे हैं हम इसको डाटा को और थोड़ा-सा एनालाइज़ करने के लिए इससे बेसिक जो रिलेटेड थ्योरी है उस पे बात करने जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आजकल स्टैटिक्स का जो यूज़ है, मैंने यहाँ पर ये आपको दिखाया है कि वी रियलाइज दैट द फिगर कंटेन्स ए वैरायटी ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसमें वैरायटीज होती हैं, हमने ये रियलाइज किया। तो दिस इज द इजी टू अंडरस्टैंड, और ये इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, यदि हमको किसका आइडिया है, स्टैटिक्स का हमें अच्छे से आइडिया है। और यहाँ पर यही लिखा हुआ है, दिस इज व्हाट स्टैटिक हेल्प अस टू डू। तो हमें स्टैटिक्स इस सब में हमें, अगर जो किसी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसमें वैरायटी है, तो उसको समझने में और एनालाइज करने में ओवरऑल हमको स्टैटिक्स हेल्प करता है। आई होप यहाँ तक की जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था, वो इन चीज़ों के बेस पर आपको समझ में आ गई होंगी। अभी अगर मॉडर्न डे मैथमेटिक्स के जो ब्रांचेज़ है, स्टैटिक्स, वो ए पार्ट ऑफ ऑल ब्रांचेज़ ऑफ नॉलेज। नॉलेज की जितनी भी ब्रांचेज़ है, ह्यूमैनिटीज़ की जितनी भी ब्रांचेज़ है, आपकी रिसर्च पोर्शन है, सभी के लिए स्टैटिक्स जो है बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और इट इज़ यूज्ड टू स्टडी प्रॉब्लम इन, अब आप देखिए किन-किन सब्जेक्ट्स की जो प्रॉब्लम्स है उनको स्टडी करने में ये हेल्प करता है, ठीक है? लाइक आपको यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है बायोलॉजी में, देखो आप सोचोगे बायोलॉजी में, अगर आप बायोलॉजी लेंगे तो मैथ का कोई नीड नहीं है। साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में तो स्टैटिक्स का आप माइंड में रखते हैं। एजुकेशन सब में भी आपका सोचिए कि स्टैटिक्स का यूज़ होता है। और लगभग आगे जब आप हायर एजुकेशन में जाएँगे, तो जितना भी आपका रिसर्च वर्क है, वो सब किसके बिहाफ़ पे होता है? डाटा के बिहाफ़ पे होता है। और डाटा कलेक्शन और डाटा एनालाइज़ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी रिसर्च के लिए, तो इसलिए स्टैटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट है। और अब स्टैटिकल जो मेथड है, किसी प्रॉब्लम को पढ़ने के लिए, वो कंसिस्ट कुछ स्टेप्स को फ़ॉलो करते हैं, तो वो कौन-कौन से स्टेप हैं? नंबर 1, हम कलेक्ट करते हैं न्यूमेरिकली डाटा अबाउट द प्रॉब्लम। तो मैं वही बोल रहा था कि जब आप किसी कोई रिसर्च करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास सामने कोई प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को जब आप स्टडी करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले डाटा कलेक्शन ही आपका इम्पोर्टेंट स्टेप्स होता है। और फिर हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को एक सिस्टमैटिकल वे में, मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंट नहीं कर दोगे, उसका एक पैटर्न होना चाहिए, सिस्टमैटिकल वे होना चाहिए, चाहे आप उसको ग्राफ की हेल्प से करें या टेबुलेशन फॉर्म में करें। और उसके बाद जब हमने उसको सिस्टमैटिकल वे में अरेंज कर लिया, तो फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हैं डाटा को, ठीक है? उसके बाद हम इंटरप्रेट करते हैं डाटा को एंड एक कॉन्क्लूज़न पर हम इसकी हेल्प से पहुँचते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि स्टैटिकल मेथड जो है किसी प्रॉब्लम को स्टडी करने के, वो किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जो है एक करैक्टरिस्टिक ग्रुप होते हैं, ऑफ ए ग्रुप होते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, हमारे सेंट्रल टेंडेंसी कहलाते हैं, या हम इसको अगर दूसरे शब्दों में कहें तो एवरेज ऑफ डाटा इज कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। तो अगर हम कोई डाटा हमारे पास है तो हम उसका एक एवरेज वैल्यू निकालते हैं। एंड एवरेज क्या होता है, विच इज यूज टू रिप्रेजेंट ए होल सीरीज शुड नाइदर हैव लोएस्ट वैल्यू और नॉर हैव हाईएस्ट वैल्यू। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि एवरेज वैल्यू ही क्यों निकालते हैं? तो एवरेज वैल्यू एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है जो पूरी सीरीज को रिप्रेजेंट करती है। ना तो वो सबसे लोएस्ट वैल्यू होगी बेटा, ना तो वो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, बट एक वैल्यू होगी, ए वैल्यू समवेयर बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। तो उन दोनों एक्सट्रीम्स मतलब लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के बीच में एक वैल्यू होगी जो पूरे डाटा का रिप्रेजेंट करेगी। और इसलिए इसको पॉसिबली मैक्सिमम ये क्या होता है कि हमारी कोई सेंटर वैल्यूज होती है, वेयर मोस्ट आइटम्स ऑफ ग्रुप क्लस्टर। तो वो कौन सी वैल्यू होती है जहां पर मोस्ट आइटम ऑफ ग्रुप क्लस्टर करते हैं, मतलब एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है?
So there are many type of statistical average. Some देयर आर मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे इम्पोर्टेंट 10th क्लास के लिए तो यही इम्पोर्टेंट है बेटा कि आपको मीन, मीडियन, मोड को स्टडी करना है। और मीन, मीडियन, मोड में भी हम किस तरह से फॉर्मूले की हेल्प से मीन, मीडियन, मोड पता करते हैं, वो सब मैं आपको स्टडी कराऊंगा। अभी हम बात करते हैं कि जो डाटा है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, क्योंकि अभी मैंने तीन बातें बताई। सबसे पहले डाटा कलेक्शन है, फिर डाटा का सिस्टमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। सपोज कीजिए यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक क्लास में 64 स्टूडेंट है, तो सबसे पहले हमें डाटा कितना साइज का लेना है, ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और द टीचर गिव्स टेस्ट इन इंग्लिश। अब टीचर ने कोई टेस्ट दिया है, अब ऐसे बेसिकली ऐसे ही डाटा कलेक्ट किया जाता है कि हम किसी चीज़, किसी इन्फॉर्मेशन, किसी फैक्ट के लिए ही तो डाटा कलेक्ट करते हैं। और वो जो हमारा टेस्ट था वो आउट ऑफ 100 था, और उसमें जो बच्चों के मार्क्स आए वो कुछ इस प्रकार आए। यहाँ पर टेबल बनी हुई है कि किसी बच्चे के 40, मान लो रोल नंबर वाइज इसको अरेंज कर दिया या जैसे भी उन्होंने नाम से की हेल्प से अरेंज किया। तो उसके आप बेस पे आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो बच्चों के मार्क्स आए हैं वो इस टेबल में आपको दिखाए गए हैं। और ये जो दीज मार्क्स आर न्यूमेरिकल डाटा कॉल्ड रॉ डाटा, इसको बेटा रॉ डाटा बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो है, ये जो बच्चों ने मार्क्स अटेंड किए हैं उनके बिहाफ पर ये रॉ डाटा तैयार किया गया है। अब आता है कि देयर आर डिफरेंट मेथड टू प्रेजेंटिंग न्यूमेरिकली डाटा सिस्टमैटिकल। अब हमको क्या करना था, डाटा कलेक्ट तो कर लिया, लेकिन उसको क्या करना है, सिस्टमैटिकली अरेंज करना है। तो जब हम सिस्टमैटिकली अरेंज करने की बात करते हैं डाटा को, तो डाटा को अरेंज करने के लिए हमने जैसे यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये डाटा में पहले हमने 14 लिया है, फिर 16 लिया है, फिर 23 लिया है, फिर 23 अगर 2 बच्चों के आए हैं तो फिर अगेन रिपीट किया है उसको। इसी प्रकार हमने इसको एक सिस्टमैटिकल वे में, अब आप इसको बोल सकते हैं कि हमने असेंडिंग फॉर्म में इसको अरेंज कर दिया, ठीक है बेटा। और इससे हमें क्या पता चला, जो आपको मैं बोल रहा था, लोएस्ट वैल्यू हमारी 14 है और हाईएस्ट वैल्यू हमारी 73 है। तो मिनिमम और मैक्सिमम मार्क्स जो हमारे पूरे डाटा में बच्चों के आए हैं, उनको हमने कर लिया। अब अगर हम बात करते हैं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कोर जो है मैक्सिमम इक्वल आए, तो आप देखिए 40 जो है हमारा, वो कितने टाइम आया है, तो 40 हमारा सबसे ज्यादा बार, यहाँ पर ये देखिए आप, सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है बेटा, 40 वैल्यू, 40 जो मार्क्स हैं बच्चों के, उनका सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेशन हो रहा है। इट मीन्स दिस स्कोर 40 हैज अकर 5 टाइम विच इज मैक्सिमम रिपीटेशन, एंड इट इज कॉल्ड मोड ऑफ दिस डाटा। अभी हम इस पे आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में। फिलहाल के लिए आप समझिए कि जो रिपीटेशन है वो डाटा का, जब हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं वो अलाउड होता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि हम एक चीज को बार बार, अगर वो आ रही है डाटा में तो उसको लिख सकते हैं। तो लेकिन इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं कि ये एक तो बहुत टेडियस होता है। अगर हमारा सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा तो ऑब्वियसली हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है? और कई बार क्या होता है कि कोई वैल्यू हमसे स्किप हो जाती है गलती से, है ना? अरेंज करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। आफ्टर द न्यूमेरिकल डाटा इज लार्ज और अरेंजिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर वुड टेक ए लॉट ऑफ टाइम। मैं वही बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम टाइम इसको जो है अरेंज करने में लग जाता है। even though we do it or we do not get a prominent information from it। और हमको इससे हो सकता है कि बहुत क्लियर वैल्यू, मतलब लिखने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद हमसे कोई एक वैल्यू मिसिंग हो गई, तो उससे हमें बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू मिलने में दिक्कत हो सकती है, जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी की। तो इसलिए ये थोड़ा सा इसके ड्रॉबैक्स हैं। आगे हम पढ़ते हैं। अ, इसको हम फिर हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखना, इसको ज़्यादा बेटर होता है कि अगर इस तरह से लिखने के ऑप्शन, अगर हम देखते हैं कि और कौन से ऑप्शन हैं जिसकी हेल्प से हम किसी डाटा को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको भी ये जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत काम आएगा। तो आप इसको थोड़ा-सा फ़ोकस करके अच्छे से समझेंगे और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले और कंटिन्यू मैं आपको इसी तरह से वर्क करके हेल्प कर सकूँ आपकी स्टडी में। देयर आर टेबल नंबर 3 में हमने क्या किया है बेटा, उसी डाटा को हमने रिप्रेजेंट किया। तो हमने क्या कैसे रिप्रेजेंट किया है, इसको हमने टेबुलेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। और टेबुलेशन फॉर्म में भी क्या किया है कि हमने एक वैल्यू कितने टाइम आ रही है उसको हमने लिखा है फ्रीक्वेंसी फॉर्म में। एक्चुअली ये टैली मार्क्स होते हैं, टैली मार्क्स की हेल्प से हम फ्रीक्वेंसी बताते हैं। तो मान लीजिए 14 वैल्यू हमारी एक टाइम रिपीट हुई, तो हमने उसका टेली मार्क्स कितना लगा लिया, 1 लगा दिया। ये 1 नहीं होता है, मतलब एक ऐसे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दी, और ये एक वन टाइम रिपीट हुआ तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई।
15 नहीं था वहाँ पर, तो हमने कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की है, ठीक है? तो इसी प्रकार आपको वो याद है 40 वाले में क्या हुआ था? 40 वाला 5 टाइम रिपीट हो रहा था। तो होता क्या है कि मैं आपको यही चीज़ समझाना है, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि कैसे करते हैं, बट फिर भी इसको समझाना इम्पोर्टेंट था। इसलिए मैंने वहाँ पर उसको थोड़ा-सा हाइलाइट करके आपके माइंड में डाला था कि जब हमारा एक बार कोई वैल्यू आती है तो उसको 1 लाइन ड्रॉ करते हैं, फिर 2 टाइम आ गई तो सेकंड लाइन, 3 टाइम, 4 टाइम के लिए हम 4 लाइन ड्रॉ करते हैं। लेकिन ये क्या होता है कि जैसे ही हमारे कोई भी डाटा में कोई भी वैल्यू है वो 5 टाइम आती है, तो हम 5 वाली जो लाइन है उसको ड्रॉ ना करके एक ग्रुप फॉर्म में उसको जो है जनरेट कर देते हैं। इसीलिए इस डाटा का नाम होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने अनग्रुप्ड क्यों किया है? क्योंकि अभी हमने ये जो डाटा है, इसको 10 से 20, 20 से 30 इस फॉर्म में ग्रुप में नहीं बनाया है। इंडिविजुअली हमने इसको जो है क्या किया है? रिप्रेज़ेंट किया है टेबल फॉर्म में। और जब हम इसको इंडिविजुअली रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई संख्या जितने टाइम रिपीट हो रही है, हम उसके लिए उतने टाइम क्या कर रहे हैं? हम ये लाइन से ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे कर रहे हैं, फोर्थ कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही कोई संख्या 5 टाइम रिपीट होगी, तो हमको क्या करना होगा? वहाँ पर एक ग्रुप बनाना होगा। 5 को कैसे मतलब प्रॉपर लाइन ड्रॉ ना करके, फर्स्ट ना बनाकर, हम उसको क्या कर देंगे? उन चारों लाइनों को काटने वाली, इंटरसेक्ट करने वाली एक लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। उससे अगर 6 आता है फिर क्या करेंगे सर? तो 6 के लिए फिर अगेन वही प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। 7 के लिए फिर 2 लाइन, 8 के लिए 2 लाइन, 9 के लिए 2 लाइन और 10 के लिए क्या करेंगे? फिर से मतलब हम क्या करते हैं 5-5 नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हैं। इससे क्या होता है? इससे हमें अगर देखो, अगर हम ऐसे ही बार-बार लाइन ही खींचे जाएँगे, तो हमको फिर से वैसे ही काउंट करना होगा, तो जो हमारे लिए बहुत टिपिकल हो जाएगा। अगर बहुत सारी लाइन हो, आप ही सोचो, तो उनको काउंट करने का मन भी नहीं करता है, क्योंकि गलती होने के चांस है। लेकिन अगर ऐसे 2 ग्रुप बने हुए हैं, तो आप सीधा कह दो कि 5 एंड 5, तो ईज़िली हमारे लिए कैलकुलेशन या जो है काउंटिंग जो है हमारी ईज़ी हो जाती है, इसलिए हम इस तरह से करते हैं, ठीक है? अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक हैं कि अगर हम इंडिविजुअली हर वैल्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो जो हमारा जो डाटा है, उसकी टेबल बहुत लार्ज हो जाएगी, ठीक है? और इससे क्या होगा कि हमें फिर वही बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और एनालाइज़ करने में भी समय लगेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम इसी डाटा को एक ग्रुप फॉर्म में या ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के फॉर्म में जनरेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें क्या करना है, अपना जो डाटा है, उसको क्लासिफ़ाइड करता है इनटू ग्रुप। हमें ग्रुप में डिवाइड कर लेना है। ग्रुप कैसे? कि हमारा डाटा जो एक ग्रुप बना लेंगे कि जैसे 10 से 20 तक के कितने वैल्यूज़ हैं, जी कितने नंबर्स हैं जो वहाँ पर हमारे आए हैं और फिर ऐसे ही 21 से 30 तक कितने हैं, समझ गए आप? तो हम 10-10 का ग्रुप्स बना लेते हैं और उस ग्रुप्स के बिहाफ़ पर को कितने नंबर्स वहाँ पर अवेलेबल है। जैसे वहाँ पर आपको देखिए अभी मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर 10 से 20 की जो वैल्यू है वो कितनी आई है बेटा? 2 आई हैं। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि क्या 10 से 20 की वैल्यू 2 क्यों आई है? तो ये जो डाटा है इसमें आप देखिए, जो हमारा 10 से 20 तक की वैल्यू, क्योंकि हमने यार असेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया था, तो आप देखिए कितनी वैल्यू है, केवल 2 वैल्यूज़ है ना? तो इसी के बिहाफ़ पे जैसे 10 से 20 की वैल्यू आई है हमारी 2, अब यहाँ से देखिए 21 से 30 तक की वैल्यू आप खुद बताइए कितनी आएँगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह से हमारी जो अ, हम एक डाटा को जब अरेंज कर लेते हैं किसमें? असेंडिंग फॉर्म में या डिसेंडिंग फॉर्म में, तो हम इस प्रकार से उसको ग्रुप डाटा के फॉर्म में इजीली क्या कर सकते हैं कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको वहाँ पर 6 काउंट कराई थी। तो ये कैसे बनता है? आई होप कि आपको टैली मार्क्स लगाना और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना किसी डाटा की ग्रुप फॉर्म में, वो आपको समझ में आ गया होगा। आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिस से आपको जो है ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएँगी। ठीक है? तो क्या किया कि हमने एक डाटा था, उसको पहले असेंडिंग फॉर्म में अरेंज किया और फिर हमने उसको भी ग्रुप फॉर्म में अरेंज करके, उसमें किस ग्रुप में कितने मार्क्स अवेलेबल हैं, एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, वो पता किया। और उसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे एक वैल्यू आती है 1, 2, 3, 4 करने के बाद 5 वाले को हमें फिर से ग्रुप बनाना है और फिर ये प्रोसेस हमारा कंटिन्यू बना रहता है। और इसकी हेल्प से हम क्या कर लेते हैं, टोटल इनका सबका हम एक टोटल कर लेते हैं। और आपको स्टार्टिंग में याद हो तो मैंने बोला था कि 64 स्टूडेंट्स का हम एक डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमें यही बताती है कि कितने नंबर ऑफ डिजिट हमने वहाँ पर यूज़ किए हैं, जो वैल्यूज़ हैं वो कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ठीक है? तो इसमें कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है टेबल में, उनको हम थोड़ा-सा समझ लेते हैं, ठीक है? तो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है?
एक तो इसको प्रिपेयर करना ईज़ी है, दूसरा न्यूमेरिकल ही एक हमें क्या मिल जाता है, प्रॉपर फॉर्म मिल जाती है इसकी, कंसाइज़ फॉर्म मिल जाती है। इंडिविजुअल नेचर ऑफ डाटा हैज़ डिसअपियर्ड, एक तो यहाँ से इंडिविजुअल डाटा जो है यहाँ से डिसअपियर हो गया, क्योंकि अब ये नहीं पता चल रहा है कि 11 से जो 20 के बीच में वो कौन-सी वैल्यू है। हमें वहाँ पर पता चल रहा था कि 14 और 16 है, बट यहाँ थोड़ी पता चल रहा है कि हमें कौन-सी वैल्यू है, ठीक है? तो वो डिसअपियर्ड हो जाता है, ये इसके थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप समझ सकते हैं। और ये टेबल हेल्प करती है पॉसिबल टू एनालाइज़ डाटा सम एक्सटेंट लेवल पर। ईज़ी है, टाइम कम लगता है और इसको से एनालाइज़ करना डाटा का हमारे लिए क्या हो जाता है बेटा, ईज़ी हो जाता है। ठीक है? अब सर यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा है, उसमें उसके बिहाफ़ पर हमें कुछ टर्म्स को डिफ़ाइन करना है स्टैटिक्स की। सबसे पहले रॉ न्यूमेरिकली डाटा क्या होता है? तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि टेबल नंबर 1 में कि रॉ डाटा क्या होता है, फिर उस डाटा की रेंज क्या होती है। रॉ डाटा वही है कि जो हमने एक डाटा कलेक्ट किया प्रॉपर्ली, वो फर्स्ट जो वाली टेबल में हमने डाटा बनाया था, वो हमारा रॉ डाटा था, ठीक है? आप उसका बैक में जाके स्क्रीनशॉट लेकर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मेन मेन जो हमारी डेफ़िनेशन है वो है बेटा रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा क्या होता है कि अगर हमने कोई डाटा को अरेंज किया है प्रॉपर, तो उसमें कोई मिनिमम वैल्यू होगी और कोई मैक्सिमम वैल्यू होगी। इट मीन्स अगर मैं शॉर्ट में इसकी डेफ़िनेशन आपको समझाना चाहूँ, तो डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन डाटा इज कॉल्ड रेंज। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो मैक्सिमम वैल्यू क्या थी वहाँ पर बेटा हमारी 73, और मिनिमम वैल्यू क्या थी हमारी 14। तो हमारा जो रेंज ऑफ डाटा हो गया वो 59 डिजिट का हो गया, ठीक है? अब क्लास लिमिट क्या होती है? तो क्लास लिमिट जैसे अभी हमने जो टेबल नंबर 4 में हमने क्या किया था कि उसको क्लासिफाई किया था। तो जैसे हमने क्या किया था 11 से 20, 21 से 30, तो ये जो हमने क्लासिफाई किया ये सब लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट के फॉर्म में, यही हमारी जो है क्लास लिमिट है। तो क्लास लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसका यूज होगा क्योंकि हम इसकी हेल्प से डिफरेंट जो मेथड ऑफ मीन फाइंड करने के हैं उनका कैलकुलेशन करेंगे। रेंज ऑफ डाटा इज कॉल्ड क्लास इंटरवल। रेंज ऑफ ए क्लास इज कॉल्ड इट्स क्लास इंटरवल। तो एक क्लास की अभी क्लास इंटरवल क्या है, जैसे अभी ये 11 से 20, तो ये एक क्लास इंटरवल है, ठीक है? फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्या होती है, तो किसी क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है कि उस क्लास में, उस क्लास इंटरवल में जो वैल्यूज हैं वो कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है? आपको एक डाटा था उसमें से कितनी वैल्यू उस पर्टिकुलर क्लास में कितनी एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है? उसके बाद अगला हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये हमारा ग्रुप डाटा का जब हम मीडियन निकालेंगे तो उसमें हमें यूज होगा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल क्या होता है? बहुत बेसिक सा है। अब ये आप सभी समझ सकते हैं अगर आप थोड़ा-सा फ़ोकस करेंगे, कि देखिए हमारे फर्स्ट डाटा की कुछ वैल्यू आई, वो हमने ऐसे ही लिख लिया। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इनको काउंट करना है, तो आप क्या करेंगे? 2 में 6 ऐड करेंगे। तो ऑब्वियसली जब आप 2 में 6 ऐड करेंगे, तो आपको एक वैल्यू आएगी। वही चीज़ यहाँ पर आपको करना है। 2 में 6 ऐड किया तो आपको कितना आ गया? 8 आ गया। अब फिर आप क्या करेंगे? जो यहाँ दोनों इन दोनों के जो ऐड करने से जो रिज़ल्ट आया, उसमें फिर किसको ऐड करेंगे बेटा आप? 11 को ऐड करेंगे। तो ऐसे ही बस यही सेम प्रोसेस आपको करना है कि 11 में 8 को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आ गया नेक्स्ट क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो आ गया हमारा 19, ठीक है? उसके बाद 19 जो है उसमें नेक्स्ट जो हमारी फ्रीक्वेंसी थी उस डाटा की, मान लीजिए अब आपने ऊपर देखा है ये टेबल हमने बनाई थी, कैसे बनी थी? उसमें आपने देखा कि 41 से 50 तक की जो डिजिट है वो कितनी थी? 18 थी। तो हमारा लास्ट जो वैल्यू है वो कितनी थी क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की? 90, उसमें किसको ऐड कर दिया हमने? 18 को, तो कितना हो गया हमारा? 37। इस प्रकार हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और आपको मैं एक बात बता दूं, लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो हमारी नंबर ऑफ डिजिट विच आर यूजिंग इन आवर डाटा, वही आना है। हमने 64 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट किया था, तो लास्ट आपका 64 से ही होगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? और इस पर और प्रैक्टिस करके आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। उसके लिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब ये जो मैंने ऊपर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली थी, इसको भी मैं आपको बता दूँ कि ये 2 टाइप से वर्क करती है। लेस देन द अपर क्लास लिमिट, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म ये होती है, ये वैसे ईज़ी है, आप एक ही फॉर्म को यूज़ करके अगर आप चलना चाहें,
तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स के आंसर सेम आएँगे, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है कि लेस देन द अपर क्लास लिमिट फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि हमने क्या किया ओवरऑल हमारा 64 है। तो अगर हम लेस देन पता करना चाहते हैं अपर क्लास लिमिट से तो जो हमारी फर्स्ट वाली वैल्यू है उसको हम क्या कर देंगे इसमें ऐड करेंगे तो हमारा एक वैल्यू आएगा कितना आएगा 62 वैसे तो माइनस किया जाता है ठीक है बट यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है तो फिर वो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा 62 यहाँ पर लिख देना है। फिर नेक्स्ट जो हमारा क्लास इंटरवल था उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो उसमें क्या ऐड करें कि 62 हो जाए मतलब इस तरह से सोचना है एक्चुअल में तो माइनस करेंगे आप ठीक है क्योंकि 62 में से क्या माइनस करें कि हमारा रिजल्ट आ जाए तो इससे पहले वाली जो हमारी क्या कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 56 होगी इनडायरेक्टली अगर आप समझे तो हम फ्रीक्वेंसियों को क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो ये कई बार हमें ग्रुप डाटा में अ, जो हमारा क्लास इंटरवल है उसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए ये मेथड हम यूज करते हैं ठीक है जब मैं इसका न्यूमेरिकल कराऊंगा तो इसको और अच्छे से आपको रिप्रेजेंट करके एक्सप्लेन करके बताऊंगा क्योंकि क्वेश्चंस के बेस पर ये चीज़ आपको और अच्छे से क्लियर होगी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा टू टाइप्स है एक तो डायग्राम है और एक है बेटा ग्राफिकल तो डायग्राम में अभी जैसे हमने आपको बताया कि टेबल हम बना लेते हैं टेबल में भी डिफरेंट टाइप की टेबल है ठीक है दूसरा अब जैसे डायग्राम की भी हम बात करें तो डायग्राम में भी और 2 टाइप्स हम डिस्कशन कर सकते हैं लाइक बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। तो बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, ये बार डायग्राम क्या होता है और पाई डायग्राम क्या होता है, इस पे भी मैं डिस्कशन करूँगा आगे। अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या होता है, तो 9th क्लास के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थोड़ा-सा आप इसको ध्यान दीजिए और बाकी जो बेसिक्स जो हमारे ह्यूमैनिटीज़ वाली जो स्टैटिक्स होती है वहाँ पर ये सब चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, ठीक है? हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन और ओगिव कर्व क्या होते हैं? हिस्टोग्राम क्या होता है कि अगर हम एक डाटा है जिसको हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और उसमें हम क्या कर रहे हैं कि एक जो ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है? उस ग्राफ की अगर हमारी जो वैल्यू है वो हम प्रॉपर किसके फॉर्म में फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो वो हिस्टोग्राफ कहलाता है, ठीक है? यहाँ पर आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा ईज़ी होगी मैं क्वेश्चन से आपको ये चीज़ समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमने एक क्लास इंटरवल बनाया हुआ है कि 100 टू 20 जो सारी सॉल्व्ड हुई 1 वीक में वो कितनी थी इस कॉस्ट की जो थी वो 12 थी और 200 से 300 तक की जो हमारी जो गाड़ी थी वो सॉल्व्ड हुई 1 वीक में वो 28 थी। इस प्रकार इनके बेस पर हमने एक डाटा कलेक्ट किया और उस डाटा को जब हम रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं तो उससे जो बनने वाला ग्राफ है वो हिस्टोग्राफ है। एक्चुअल में ये जो ऊपर ग्राफ था ये हिस्टोग्राफ नहीं था, ये बार ग्राफ था। बार ग्राफ की खासियत क्या है? कि इसमें एक डाटा की इंडिविजुअल वैल्यू को हम अलग-अलग रिप्रेज़ेंट करते हैं। इनमें गैप्स हो सकता है, ठीक है? इनको हम आगे-पीछे अरेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो हम अरेंज करेंगे वो एक सिस्टमैटिकल वे में रिप्रेज़ेंट करेंगे। तो वो इंडिविजुअल डाटा के लिए होता है, रॉ डाटा के लिए होता है, ये कह सकते हो। और यहाँ पर हम जो यूज़ करते हैं वो क्लास इंटरवल के लिए करते हैं, ठीक है? अब आप ये ग्राफ कैसे बनाएँ उसको मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको जो कॉस्ट ऑफ सारडी है उसकी जो क्लास है उसको एक एक एक्स एक्सिस पर आपको स्केल के फॉर्म में लिखना होगा कि ये जो कॉस्ट ऑफ सारडीन रुपए हमने एक्स एक्सिस पे ले लिया। अब कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट हो रही है 100 से 800 तक तो हमने वो नंबर्स लिख लिए 800 तक। बट यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि ये वाला जो साइन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन है बेटा। ये क्यों यूज़ हुआ? तो आप देखिए क्योंकि हमारा डाटा बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो जब हमारा डाटा ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होता है, तो हम एक ज़िगज़ैग सिंबल यूज़ करते हैं। तो जब भी आपका डाटा 100, 50, 20 मतलब ज़ीरो से स्टार्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं कि डाटा स्टार्ट कर दिया हमने 100 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 बट उससे पहले एक ज़िगज़ैग साइन लगा दीजिएगा, ठीक है? क्लियर? ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ साड़ी कितनी उस वीक में जो है सोल्ड हुई, वो हमने वाई एक्सिस पे यहाँ पर ये लिख दिया। तो जब आप ग्राफ में ये चीज़ लिख देते हैं, तो अगर आपके पास डाटा नहीं भी होगा, तो भी ग्राफ की हेल्प से आप डायरेक्टली वही चीज़ें एनालाइज़ कर पाओगे जो हमारे डाटा में है, ठीक है? तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि एक जो कॉलम है उसको 5-5 के डिजिट से डिफरेंसेस पर वैल्यूज़ को लिख दिया है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40
और जैसे इसमें 12 सारी सोल्ड हुई, तो आपको क्या दिख रहा होगा यहाँ कि ये जो ग्राफ है हमारा 100 से 200 वाला, ये कहाँ तक जाएगा हमारा? 10 से जस्ट ऊपर जाएगा, 10 से जस्ट ऊपर जाएगा। तो आप अगर इसको वहाँ पर बनाते हैं, थोड़ा सा ये आपको और क्लियर बना सकते हैं आप अपनी कॉपी पे, ग्राफ के पे, कि 12 पर जाएगा, ठीक है? तो इसी प्रकार हम क्या है कि एक-एक क्लास इंटरवल को देखते जाएँगे और उसकी फ्रीक्वेंसी के बिहाफ़ पर हम अपना ग्राफ बनाते जाएँगे। इसमें हिस्टोग्राफ जो ग्राफ है, इसमें क्या ख़ासियत होती है कि इसमें 2 जो हमारे ये लाइन्स हैं, बार ग्राफ की जो लाइन्स हैं, इनमें हमारे में गैप्स नहीं होते हैं, ठीक है? क्लियर? ठीक है, तो इस प्रकार ये हिस्टोग्राम होता है, ग्राफ होता है, जनरेट किया जाता है। और इससे फिर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पे तो मैं बाद में बात करूँगा। देखिए इसमें ये चीज़ नोट है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि अगर कोई ग्राफ यहाँ पर लिखा हुआ है, पोजीशन ऑफ ओरिजिन वाई एक्सिस अकॉर्डिंग द स्केल व्हिच इज नॉट एक्स एक्सिस, दिस इज द इंडिकेटेड बाय ड्राइंग zigzag marks on x axis near the origin. A necessary mark can be made on y axis or on both axis. तो यहाँ पर ये नेसेसरी मार्क्स है, ये कब हम जनरेट करते हैं? जब हमें, मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी डाटा को बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको नहीं लेना है, ठीक है? तो अगर हमारा डाटा स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, तो हम जिगजैग फॉर्म में इसको जरूर क्लिक करेंगे, ठीक है? फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स क्या होते हैं? तो अब इसी फ्रीक्वेंसी के बेस पर हम क्या करते हैं कि हम इनके जो मिड पॉइंट है वहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, जो हमारे ग्राफ हैं उनके जो मिड पॉइंट है उन पर हमने पॉइंट लगा दिए, और इस पॉइंट के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, उस ग्राफ को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि स्टार्ट करते हैं, कि लाइन हम इनको आप देख पा रहे होंगे, लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, इस लाइन के बिहाफ पर अगर हम ये सारे जो हमारी बिल्डिंग्स हैं इनको हम हटा भी दें, ठीक है? तो हम ये लाइन्स की हेल्प से भी हम ये सब कैलकुलेशनों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होता है कि थोड़ा टाइम बच जाता है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप देखिए कि हमने यहाँ से ये ग्राफ्स अगर हटा दिए हैं, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है? ये डाटा हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये वही डाटा, वही ग्राफ, वही वैल्यूज़ का डाटा है, बट इसको रिप्रेजेंटेशन हमने किस फॉर्म में कर दिया है, थोड़ा-सा डिफरेंट लाइन ग्राफ की हेल्प से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बोलते हैं, ठीक है? ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स के बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये सब हमारा 9th क्लास तक के लिए ग्राफ, अभी जो एनसीईआरटी का पोर्शन है उसमें केवल ग्राफ बनाना, ग्राफ को स्टडी करना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यही सब समझना है। बट 10th क्लास के लिए अब आपको मैं बता दूं शॉर्ट में, क्योंकि आपका दोनों बोर्ड क्लासेस का जो सिलेबस है वो एक ही वीडियो में आपको ओवरव्यू आपको उसको मिल जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले हम 10th क्लास में जो स्टडी करेंगे वो सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मैंने ऊपर आपको बताया है कि 3 टाइप्स की होती है, मीन, मीडियन एंड मोड। तो उसमें जो सबसे पहली सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीन। मीन क्या होता है? मीन, अब देखिए आपको मैंने ऊपर अच्छे से बताया है कि सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एवरेज वैल्यू ही है। एवरेज वैल्यू में जो सबसे फर्स्ट एवरेज वैल्यू है वो है अर्थमेटिक मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा। अर्थमेटिक मीन ऑफ इज सेट ऑफ रॉ डाटा ऑब्टेन बाय एडिटिंग ऑल वैल्यू। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा इसमें, कि हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं इसको, बाय एडिटिंग ऑल वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स गिविंग इन डिवाइड, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, डिवाइडिंग दिस सम बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यू। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। वैसे ही हम यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कैसे पता कर सकते हैं, कि हमें कुछ एन वैल्यू अगर हमें किसी डाटा में गिवन है, तो हमें क्या करना है, उन एन वैल्यूज को सभी को ऐड कर देना है, और वो जो जब हम उनको ऐड करेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है कि जितने टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, ऑब्वियसली n है, तो उससे हम उसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि एक डाटा में जो वैल्यूज़ हमें मिल रही थी, उनको ऐड करना है और जितनी वैल्यूज़ हैं उसको हमें डिवाइड करना है, ठीक है? और इसी अरिथमेटिक मीन को हम किस फॉर्म में लिखते हैं, x बार से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्सएन। समेशन ऑफ एक्सएन का क्या मीन है? समेशन ऑफ एक्सएन का है कि एक्स हमारी जो वैल्यूज हैं उसमें फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू सभी को ऐड करना है, कहाँ तक, जितनी भी वो वैल्यूज हैं, मतलब एन तक, ठीक है?
और डिवाइड किससे कर देना है बेटा हमें? जितनी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ वहाँ पर हमने उस डाटा के लिए ली हैं, ठीक है? तो सिंबल और जो सिग्मा सिंबल है ये किसको दिखाता है? सम ऑफ को, ठीक है? ये आपका क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के थ्रू हेल्प से आपको मैं ये चीज़ थोड़ा-सा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने जो स्टूडेंट हैं ऑल 50 marks are not distinct. For example, 3 students have 7 marks, each 4 student have 19 marks. ठीक है? तो हमको एक डाटा मिला कुछ भी आप ऐसे समझ लीजिए जिसमें से कुछ बच्चे थे जिनके हमारे आए हैं कितने 7 मार्क्स। तो ऐसे कितने बच्चे थे हमारे 3 स्टूडेंट थे जिनके कितने आए हैं 7 मार्क्स और 4 स्टूडेंट थे हमारे जिनके क्या आए हैं बेटा 19 मार्क्स आए हैं। ठीक है? ठीक है? और इसमें और भी डाटा है ऐसे ही हमने सभी को फाइंड कर लिया। तो हम क्या करेंगे कि हम उनको फाइंड करेंगे। अब देखिए ये थोड़ा-सा टिपिकल एग्ज़ाम्पल आपके लिए हो गया है, लेकिन मैं इससे रिलेटेड एक ईज़ी एग्ज़ाम्पल भी आपको दूँगा। तो आपको क्या करना है कि आप उनको ऐड करेंगे। तो आपको अगर मान लो 3 स्टूडेंट के 7 मार्क्स आए हैं, तो आप कैसे ऐड करेंगे उनको? 7 फिर प्लस करेंगे 7 14 हो गया, फिर 7 ऐड करेंगे आप कितना हो गया 21 हो गया। तो जब आप इस तरह से बेटा इनको ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका कितना वैल्यू आएगा 21 ही आएगा। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपके जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं और जितने मार्क्स उन्होंने अचीव किए हैं, वो उनको आपको अगर टोटल ही करना है तो आप क्या कर सकते हैं इन इन नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ मार्क्स की आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट को हमने आपको ध्यान हो वहाँ पर क्या बोला था? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी और ये जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं इसको हमने क्या बोला था? मार्क्स जो है उसको क्या बोला था हमने? वैल्यूज़ एक्स से रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। तो इनडायरेक्टली अगर हम देखें तो अगर हम फ्रीक्वेंसी और वैल्यूज़ की मल्टीप्लाई कर दें, तो भी हमें टोटल नंबर्स का क्या मिल जाएगा बेटा? मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड कर दें तो हमें सम ऑफ ऑल नंबर्स मिल जाएगा, ठीक है? इसी के बिहाफ़ पर हमारा जो नेक्स्ट फ़ॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन का वो बनता है। कौन-सा फ़ॉर्मूला है? अगर आपको कोई मार्क्स मिले हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी मिली हुई है, तो आपको क्या करना है कि कोरेस्पॉन्डिंगली उनकी मल्टीप्लाई कर देनी है और मल्टीप्लाई करके जो रिज़ल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं एफएक्स। अब एफएक्स एम-आई एक्स-आई क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें आई रिप्रेज़ेंट करता है कि हम जब मार्क्स आई मीन्स फर्स्ट वाली रो से जब हम मार्क्स ले रहे हैं, तो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी का ही हम यूज़ करेंगे, ठीक है? मतलब कोरेस्पॉन्डिंगली हमें यूज़ करनी है चीज़ों को। फिर ऐसे ही हमने इनका क्या किया मल्टीप्लाई कर लिया। अब इस मल्टीप्लाई करने के बिहाफ़ पर हमें क्या मिल गया एफएक्स मिल गया। अब आप एक बात बताइए 7 को 3 टाइम ऐड करोगे तब भी 21 आना है, 19 को 4 टाइम ऐड करोगे तब भी 76 आना है, 31 को 5 टाइम ऐड करोगे तो भी 155 ही आएगा। तो हम उनको प्रॉपर ऐड करने की जगह हम क्या कर देते हैं, एक फ्रीक्वेंसी फॉर्म में इस तरह से टेबल बनाकर उनके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे हमारा जो है डिजिट का सम निकालने में हमें कम डिजिट्स का यूज़ करना होगा। अब कम डिजिट का यूज़ करेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स, एरर्स जो हैं वो कम हो जाएँगी। फिर हम क्या करते हैं देखो ओवरऑल तो हमें बेटा सबका सम ही फाइंड करना था ना, तो ज अगर हमें सबका सम ही फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जितने भी डिजिट हैं इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड कर दोगे, उसी को बोलते हैं समेशन ऑफ एफएक्स। समेशन ऑफ एफएक्स ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ डिजिट कैसे पता चलेगा? वो हम क्या करेंगे फ्रीक्वेंसियों को ऐड कर दो, ठीक है? फ्रीक्वेंसियों को हमने ऐड कर दिया, तो इसी को अगर आप चाहें तो बुक्स में 10th क्लास में आपको क्या लिखा मिलेगा? सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब यहाँ पर चलिए थोड़ा-सा मैं इस इंडिकेशन को भी बता देता हूँ कि आई हमारा क्या रिप्रेज़ेंट करता है? आई हमें बता रहा है कि जो हमने समेशन किया है, वो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी से यहाँ से कितना मतलब 1 से लेकर n तक हमने ये चीज़ यूज़ की है। क्योंकि ये जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ये f1 है, ये f2 है, ये f3 है, f4 है। तो जितनी भी हमारी फ्रीक्वेंसी हैं, तो उसमें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी? इसको हमने fi से अगर f1 से रिप्रेज़ेंट करोगे, तो फिर ये i जो है ये डिनोट करता है कि हम कौन-सा वाली वैल्यूज़ को लेके चल रहे हैं, ठीक है? ये तो कौन से ग्रुप में कौन से रो से हमने ये डाटा कलेक्ट किया, ठीक है? अब इसको अरिथमेटिक मीन अगर हमें पता करना है तो क्या करना था? वही आपका फ़ॉर्मूला था सम ऑफ ऑल नंबर, तो सम ऑफ ऑल नंबर आपने नए तरीके से निकाला इस बार एफएक्स के फॉर्म में अपॉन टोटल नंबर। तो टोटल नंबर कितना था? जितने आपकी फ्रीक्वेंसियों का सम आया, उन दोनों का डिवाइड कर दो, फाइनली आपको आंसर मिल। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें कोई डाटा मिलता है
तो वो अगर बड़ा डाटा है तो हम उसको क्या करते हैं कि उसका मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उस डाटा को रो डाटा फॉर्म से एक टेबुलेशन फॉर्म में रखेंगे, जिसमें टेबुलेशन फॉर्म में हम क्या करेंगे कि किस वैल्यू की कितनी फ्रीक्वेंसी है ये हम उसको लिखते जाएंगे और उनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा एफएक्स आया है उस सब का समेशन करेंगे, जितना हमारा फ्रीक्वेंसी का टोटल है उसको ऐड करेंगे और बाद में अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर के फॉर्म में ही ये फॉर्मूला है। बस इसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो चेंज हो गया है, जिससे हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो आपके सामने है। और वैल्यू हमारी सेम आएगी, चाहे हम फर्स्ट वाले मेथड से करें चाहे सेकंड मेथड से करें। फर्स्ट मेथड में क्या था कि हम सम कर रहे थे ऑल नंबर्स का इंडिविजुअली ऐसे अलग अलग जो ऐड करके। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा का कैसे निकलता है, तो ग्रुप डाटा का मीन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है कि हमारे जो मार्क्स हैं उनको हमें सबसे पहले तो क्लास इंटरवल फॉर्म में ऐसे मिलेगा हमको सीआई फॉर्म में। उससे सबसे पहले वही काम है बेटा, हमको एक्स फाइंड करना है। एक्स कैसे फाइंड किया जाता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि आपको फर्स्ट वाला जो क्लास इंटरवल जो दिख रहा है इन दोनों को ऐड करो। तो आप 50 और 5 को ऐड करोगे, 15 और 5 को, तो आपका कितना आ जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। 20 में अगर आप क्योंकि 2 डिजिट को ऐड किए हो तो 2 से डिवाइड कर दो, अरिथमेटिक मीन तो यही बताता है सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो 2 डिजिट है तो 2 को ऐड किया, अब ये माइनस नहीं है, ये है 5 टू 15 ऐसे। ठीक है, ऐड किया तो यहाँ पर ये 10 कैसे आया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया, क्योंकि अगर ये क्लियर हो गया तो फिर आगे का काम मैं आपके लिए इजी कर दूंगा, कैसे आपने ये फॉर्मूला यूज किया है। फर्स्ट आप इसी पे फोकस कीजिए, कैसे करते हैं कि जो हमारी क्लास इंटरवल है उनको ऐड करना है और 2 से डिवाइड करना है। फ्रीक्वेंसी कितनी है उस क्लास इंटरवल की, 3 थी, तो मान लीजिए उस क्लास इंटरवल की जो फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको क्वेश्चन में देगा, तो ये आपको नहीं फाइंड करना होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, या फिर अगर रॉ डाटा मिलेगा तो उसको आपको बनाना आना है, ऊपर मैंने आपको ये चीज़ सिखाई दी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको क्या मिल गया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, एक्स मिल गया, फिर लास्ट वाली में उसमें आपने क्या किया था मीन निकालने के लिए, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई। तो 3 की 10 में मल्टीप्लाई, ऐसे ही फिर इन इन दोनों का क्या आएगा देखो, आप थोड़ा सा खुद इसको प्रैक्टिस करके पूरा टेबल अपनी तरफ से बनाइएगा, देन आप इस क्वेश्चन को करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत आता है स्क्रीनशॉट रखिए, आप इसको रिवाइंड करके फिर से आप ये चेक कर सकते हो। तो 15 और 25 का जब हम ऐड करेंगे तो बेटा यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ऑब्वियसली 20 आएगा। तो कि कैसे मिड पॉइंट वैल्यूज हमारी पता चलती हैं, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपका ये पूरी लाइन कैसे बनी है ये अगर आपको समझ में आ गया तो फिर बहुत सिंपल है। तो लास्ट में हमने क्या सीखा था कि अगर हमारे पास एफ है और एक्स है तो हम एफ एक्स फाइंड कर सकते हैं, कैसे, इनको सिंपली कोरेस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई। तो हमने इनका मल्टीप्लाई किया और यहाँ पर हमें जो वैल्यू मिल रही है वो हम यहाँ पर लिखते चले गए। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, फिर हमें वही समीशन ऑफ एफ एक्स पता करना था। तो समीशन ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, इन सभी संख्याओं को ऐड कर दीजिए। जब आप इन सभी संख्याओं को ऐड कर देते हैं तो आपको पता चल जाता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स कितना आया। अब टोटल नंबर कितने थे देखो, उसी डाटा को अगर तुम ग्रुप फॉर्म में जनरेट किए हो तो टोटल नंबर ऑफ डाटा जो वैल्यूज हैं वो तो सेम ही रहने वाली है ना, क्योंकि डाटा तो 50 लोगों 50 वैल्यूज का लिया गया था। ठीक है, तो फिर वही आप देखिए कि इनको ऐड किया तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ गया, ये यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ के हेल्प से मीन आ गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं थोड़ा सा। अभी ये एक और मेथड है जो 10th क्लास में हम स्टडी करते हैं, वो है शॉर्टकट मेथड ऑफ अनग्रुप डाटा। तो शॉर्टकट मेथड और अनग्रुप डाटा से मीन कैसे निकाला जाता है। फिर एक और मेथड है बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन की हेल्प से कैसे मीन निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला ये है। तो ये क्योंकि अभी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करूंगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस की हेल्प से हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ें फॉर्मूला कैसे बना। अब देखिए मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं कि सिग्मा एफएक्स वाला फॉर्मूला कैसे बना, तो हम उसको सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर से ही फाइंड कर पाए। तो हमने सम करने के लिए एक नया पैटर्न जनरेट कर लिया और वही पैटर्न जो है वही हमारा नया फॉर्मूला दे दिया कि हमने एक नंबर को बार बार हम ऐड ना करके हमने क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी पता की कितनी बार आ रहा है और हमने उसने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर लिया। तो जब आप फॉर्मूला कैसे बना ये सब सोचना शुरू कर दोगे तो आपको स्टैटिक्स ज़्यादा समझ में आएगा और आपको ये चीज़ें करने में हेल्प भी मिलेगी, ईजी भी लगेगी। ठीक है, और आप फ़ॉर्मूला की हेल्प से कैसे, मैं आगे ट्रिक्स बताऊँगा कुछ कि कैसे आप फ़ॉर्मूलाज़ की हेल्प से भी कोई डाटा जो है उसका
हम फ़ॉर्मूला से ये समझ सकते हैं कि कौन-सा स्टेप अब हमें आगे नेक्स्ट यूज़ करना है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें 2 फ़ॉर्मूले और हैं मीन निकालने के बेटा, ये वाले, एक स्टेप डेविएशन मेथड का फ़ॉर्मूला होता है और एक शॉर्टकट मेथड्स का फ़ॉर्मूला होता है। ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूँ। अभी मैं आपके लिए थोड़ा-सा लर्निंग के लिए आपको कुछ फ़ॉर्मूले दे जाता हूँ, जिनको आप लर्न कर सकते हैं, थोड़ा-सा स्टडी कर सकते हैं, जिससे जब इन पे मैं न्यूमेरिकल कराऊँ, क्वेश्चन आंसर कराऊँ और इनको एक्सप्लेन करूँ तो आपको समझने में और चीज़ों को सीखने में दिक्कत नहीं आए। जैसे अभी हमारा नेक्स्ट मैंने बताया सेंट्रल टेंडेंसी में, ये तो मीन पे बात हुई। अब हम बात करने वाले हैं किस पे? मीडियन एंड मोड पर। तो मीडियन क्या होता है कि हमें सबसे पहले कैसे फाइंड करते हैं मीडियन, कि हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारा डाटा है उसको बेटा अरेंज करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर, वो आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है? इसकी वैल्यू को डाटा की, ठीक है? और फिर उसकी जो मिडिल टर्म होती है वही हमारी मीडियन कहलाती है। तो मिडिल टर्म कैसे पता कर सकते हैं? तो मैं इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, बाकी फॉर्मूला से तो मैं मुझे आपको सिखाना ही है। तो उसमें हम देखेंगे कि जो हमारा डाटा है उसमें जो वैल्यूज है, नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो अगर n है, तो देखिए वो 2 हो सकती हैं, या तो वो मीडियन फाइंड करना है तो या तो वो ऑड होंगी या तो इवन होंगी। अगर वो जो वैल्यूज़ हैं वो ऑड है, तो हमारा ये वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करना है हमें। फ़ॉर्मूला क्या है? जो हमारी वैल्यू है, ये थोड़ा-सा इसमें गलत लिख दिया है, n+1 अपॉन 2 वाली टर्म। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, n n+1 अपॉन 2। n प्लस अपॉन 2 वाली जो टर्म होगी वही हमारा उस डाटा की, जब हमारा डाटा में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कैसी हैं, याद रखिएगा, ऑड, क्योंकि तो उसका जो मीडियन फाइंड करेंगे वो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से पता करेंगे, ठीक है? लेकिन अगर हमारा वहीं पर n की वैल्यू क्या है बेटा, इवन है, तो हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? मीडियन फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, जो हमारी नंबर ऑफ टर्म है उसमें, जो हमारी नंबर ऑफ टर्म है उसमें 2 से डिवाइड करना है और फिर उसमें हमें नेक्स्ट टर्म को ऐड कर देना। अब ये कैसे होगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और इसको करने के लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है? वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा और इस पे कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा, कुछ न्यूमेरिकल्स के हेल्प से आपको ये समझना इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं, फिर इस वीडियो को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो गया है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझने में हेल्प मिली होंगी। मोड क्या है? विच नंबर नंबर विच अपीयर मैक्सिमम टाइम, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार डाटा में आए उसी को हम क्या बोलते हैं, मोड बोलते हैं, ठीक है? थैंक यू, आपने मुझे इतने पेशेंस से सुना, अच्छे से समझा ये चीज़ें। एक बार मैं जल्दी से इसको रिवाइज़ करता हूँ कि इस क्लास में हमने क्या-क्या समझा है। सबसे पहले आपको देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ स्टैटिक्स क्या है। स्टैटिक्स एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जिसमें हम क्या है डील करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गनाइज़ ऑफ डाटा एंड एनालाइज़ ऑफ डाटा, ठीक है? और उसको फिर क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा करते हैं, ठीक है बेटा? इसकी बाद हमने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें समझी कि इसकी हेल्प से क्या होता है कि हम प्रेडिकेशंस करते हैं और कलेक्शन ऑफ डाटा जो है, उसको उससे कुछ कॉन्क्लूज़न निकालते हैं कि ये जो डाटा है इसकी हेल्प से हम क्या चीज़ों को इन्फॉर्मेशंस को हम कलेक्ट कर पाएँ। फिर इसको हमने आगे समझा था कि इसको आजकल ये सभी ब्रांचेज़ में यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद जो डाटा है उसकी मेन चीज़ क्या है कि हम एक एवरेज वैल्यू निकालने की पता करते हैं जो उसका रिप्रेजेंटर होती है पूरे डाटा का, और उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, और सेंट्रल टेंडेंसी जनरली हम किसकी हेल्प से निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, 3 स्टैटिकल मेथड हैं। तो सबसे पहले हमने उसमें सीखा था कि न्यूमेरिकली डाटा को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। उसके बाद जो डाटा है उसको कैसे अरेंज करते हैं, तो असेंडिंग फॉर्म में अरेंज का एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर आपको दिया था। उसके बाद उसके कुछ क्या ड्रॉबैक हैं, ठीक है? फिर अनग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी का क्या रोल है, टेलीमार्क्स का क्या रोल है, टेलीमार्क्स कैसे हम लगाते हैं। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट था वो क्या था कि ग्रुप डाटा किस तरह से तैयार किया जाता है, उसमें टेलीमार्क्स कैसे लगाए जाते हैं, फ्रीक्वेंसी, फिर उसका उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, वो सब हमने डिस्कशन किया। उसके बाद रेंज ऑफ डाटा क्या होती है, क्लास लिमिट क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास क्या होती है, कम्युलेटिव टेबल्स कैसे तैयार की जाती हैं, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये मैंने आपको बताया। इसमें फर्स्ट वाली मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सेकंड वाली को आप समझना चाहें समझ सकते हो, मैंने अच्छे से बताया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। फिर हमने ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें बार ग्राफ क्या होता है, तो ये फर्स्ट वाला जो है ये बार ग्राफ का है एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? कि बार ग्राफ जो है ये
जो हमारा इंडिविजुअल डाटा है उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, ठीक है? और इसकी हेल्प से हमें क्या है, एक्स और वाई पर एक प्रॉपर स्केल लिखना होता है, उस स्केल की हेल्प से हम डाटा को ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर हमारा आ जाता है बेटा हिस्टोग्राम ग्राफ। हिस्टोग्राम ग्राफ में हम क्या करते हैं कि इसको कंटिन्यूअस डाटा के लिए यूज़ करते हैं, जब हमने क्लास इंटरवल फॉर्म में जनरेट कर लिया होता है और इसमें हम कोई गैप नहीं होता है, ये आपको इसकी पहचान भी बताई थी। फिर हमारा लाइन ग्राफ क्या है, ठीक है? तो लाइन ग्राफ की हेल्प से हम कैसे इसको लाइन ग्राफ को जनरेट करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा हिस्टोग्राफ है उसके मिड जो पॉइंट है उस पर हम क्या है पॉइंट लगाकर उसको लाइन की हेल्प से प्रॉपर स्ट्रेट लाइन की हेल्प से कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ में आप इतना अगर समझ लेते हैं तो आपको आगे जो हमने फॉर्मूलेज करने हैं या जो हायर एजुकेशन में जो स्टडी करनी है उस सब चीज़ों को सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड करने को, कोरिलेशन रिग्रेशन ये सब फाइंड करने में आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है? तो यही सब इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले मैंने बेसिक्स को थोड़ा सा डिस्कशन किया है। आगे हम हायर एजुकेशन तक के मैथ में स्टैटिक्स में क्या-क्या स्टडी होती है वो सब ये पूरा प्लेलिस्ट मैं तैयार करूँगा और कंटिन्यू इसी चीज़ को आगे एक्सप्लेन करूँगा कुछ फॉर्मूले की हेल्प से भी और कुछ न्यूमेरिकल्स की हेल्प से भी, ठीक है? तो उसके बाद हमने समझा कि जो हम स्टडी कर रहे थे मीन क्या होता है, मीन में फर्स्ट मेथड क्या है कि सम ऑफ ऑल नंबर अपॉन टोटल नंबर, फिर उसी चीज़ को हम फ्रीक्वेंसी फॉर्म में कैसे करते हैं, ठीक है? और अगर हमारा अनग्रुप डाटा है तो मीन कैसे अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं और अगर हमारा ग्रुप डाटा है तो अरिथमेटिक मीन कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हमने मेथड सीखे हैं। उसके बाद हमारे 2 मेथड और हैं क्योंकि ये वीडियो लेंथी हो जाता। ये 2 मेथड हैं कि जब हमें मीन फाइंड करना हो तो शॉर्टकट मेथड क्या है और हमारा स्क्वायर डेविएशन मेथड क्या है। इसमें क्या डाटा में अब जैसे इसमें फॉर्मूले में आ रहा है डी, यू ये क्या है? तो ये कुछ भी नहीं है, ये हम जो हमारा डाटा है उसी की हेल्प से तैयार करेंगे। डी कैसे फाइंड करते हैं, यू कैसे फाइंड करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से आपको एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्पल्स की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद मीडियन क्या होता है तो मैंने आपको बताया कि जब हम किसी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करते हैं तो उसकी जो मिडिल टर्म है वो उसकी क्या कहलाती है बेटा मीडियन कहलाती है, ठीक है? उसके 2 फॉर्मूले होते हैं कि अगर हमारा जो डाटा है उसमें नंबर ऑफ वैल्यूज़ जो हमारी टर्म्स हैं वो ऑड है तो फॉर्मूला हो जाता है n+1/2 ये वाली टर्म और सबसे पहले उसको हमें डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, ठीक है? उसके बाद अगर हमारा नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, तो इवन टर्म्स में क्या करते हैं कि हमें मीडियन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं n/2 वाली टर्म एंड नेक्स्ट टर्म कर दो या फिर n/2 +1 वाली टर्म, ठीक है? अपॉन टोटल दोनों क्योंकि 2 टर्म्स हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब इनडायरेक्टली हम देखा जाए ना एवरेज वैल्यू ही फाइंड कर रहे हैं। इसकी एक ट्रिक भी बताऊँगा, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप उस जब न्यूमेरिकल कराऊँगा तो उसकी हेल्प से आप बिना फ़ॉर्मूले लगाए भी आपको ये पता चल जाएगा कि इस टोटल डाटा का मीडियन क्या है। कोई फ़ॉर्मूला-वॉर्मूला की आपको नीड नहीं होगी और मोड जैसा कि आप जानते हैं कि जो नंबर सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपिटेशन ऑफ व्हिच नंबर जिसका भी सबसे ज़्यादा टाइम रिपीटेशन हुआ है वो नंबर से हमारा क्या कहलाता है किसी भी डाटा का मोड कहलाता है, ठीक है? आप सबने ये समझा उसके लिए आपने इतना समय दिया सभी को साधुवाद, आभार, धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।